लीजिए, सभी लोग अपना अपना वीडियो म्यूट कर लीजिए तो आप लोगों को क्लियर सुनाई देगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो चुका है। चलिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंदमानंद ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमैड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। अर्थात संपूर्ण जो ज्योतिष शास्त्र है, एक सबसे पहले हमें जानना होता है ब्रह्मांड। ये जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड वृत्ताकार में हम ऐसा समझते हैं, तो इसमें बहुत सारे तारों का झुंड है, आकाश में जो है बहुत सारे जो है आकाश गंगाएं हैं। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है 27 भागों में विभक्त किया गया है, ये हम कल भी जान रहे थे। तो इसमें जो है 27 जो भाग है उसको नक्षत्र के हिसाब से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि नक्षत्र शब्द का अर्थ क्या है। नक्षत्र संस्कृत भाषा का शब्द है तथा इसकी व्याख्या करते हुए कहा है न शरति न सरति इति नक्षत्र, अर्थात जो हिले न चले वह नक्षत्र है। अर्थात ब्रह्मांड में बहुत सारे तारों का जो झुंड है, उस झुंड को जो है ब्रह्मांड में 27 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एक जो लिखा है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये नक्षत्र हैं। एक अश्विनी, दो भरणी, तीन कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, इस प्रकार से 27 नक्षत्र है। अब ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ये 360 डिग्री में जो है विभक्त है। अब ये जो 360 डिग्री कैसे है, किस प्रकार से है, हम जानते हैं। ये जो है जो नक्षत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नक्षत्र से राशि कैसे बनते हैं। ये क्या होता है कि ये अश्विनी नक्षत्र है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अश्विनी, भरणी, अचू, चे, चोला, ये 4 चरण है, अर्थात 4 अक्षर हैं। और भरणी नक्षत्र जो है इसके भी 4 चरण है, ली, लू, ले, लो। और कृत्तिका के ये 9 चरण का समूह से एक राशि का निर्माण होता है। ये आप जो आपको पीला जो दिखाई दे रहा है, राशि कहते हैं क्या, किसे कहते हैं, ये तारों का 9 तारों के जो झुंड हैं, उन झुंड को संस्कृत में राशि कहते हैं। राशि शब्द का अर्थ होता है ढेर। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है ये 9 चरण, जैसे कृत्तिका का ये पीला हो गया, अश्विनी का 4 चरण, कृत्तिका का, भरणी का 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण मिला करके 9 चरण हुआ। तो ये 9 चरण का आपका ये मेष राशि बना। अर्थात वो तारों का जो झुंड था, ये मेष का आकार, भेड़ का जैसा आकार होने के कारण इसे मेष राशि कहा गया। ठीक इसी प्रकार से 12 राशियां हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में ग्रह इस प्रकार से जो है घूमते रहते हैं। अब जो होता है सबसे दूर जो ग्रह है आपका शनि है। तो इस प्रकार से ग्रह घूमते रहते, कौन से नक्षत्र में आते हैं, फिर ये जो है नक्षत्र में घूमते 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 ये राशि, अब ये नक्षत्र जिस राशि पर पड़ता है वो ग्रह उस राशि पर है, हम ऐसा जानते हैं। किसी बालक या बालिका का जन्म होता है, ब्रह्मांड में ग्रह घूम रहे हैं, जिन जिन राशियों में जो जो ग्रह है उस स्थिति से कुंडली का निर्माण होता है। जिस प्रकार हम फोटो खींचते हैं तो उस समय हम लोग हंस रहे हैं या आंखों को मूंद रहे हो या किसी प्रकार का हम लोग का जो जैसा हम लोग का उस समय हमारा शरीर का बनावट रहता है, वो कैमरा भी वैसे खींच लेता है। ठीक, कृपया जिनका म्यूट नहीं है म्यूट कर लें। और दरअसल क्या होता है कि जिस समय किसी का जन्म होता है तो उस समय ब्रह्मांड में ग्रह की जो स्थिति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। ठीक है,
तो अब हम समझते हैं ये राशि हमने जाना। अभी ये जो आप लोग को ऐसे समझने के लिए डेमो क्लास हो रहा है, ठीक है आप लोगों को। अभी जो होता है आप समझ लीजिए। अब ये मेष राशि जो है, किनका अनम्यूट है मैं देखता हूँ। मोहित शर्मा जी आपका अनम्यूट है। मोहित शर्मा जी म्यूट कर ले शीघ्र, आपके कारण कक्षा में दिक्कतें हो रही हैं। अब जो आपको ब्रह्मांड में जो है हमने जो है ये 12 भागों में विभक्त किया है। जैसे कि ये देखिए मेष राशि, यहां से लेकर के यहां तक ये देखिए अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, ये 9 चरणों का जो झुंड है, इस झुंड को संस्कृत में क्या कहते हैं? ढेर कहते हैं। हम हिंदी भाषा में ढेर या राष्ट्र कहते हैं। तो ये राशि शब्द का अर्थ होता है समूह या झुंड। इन यहाँ ये ब्रह्मांड में इतने भागों तक जो तारों का जो झुंड है, वो भेड़ के जैसे आकृति होने के कारण इसको मेष राशि कहा गया। उसी प्रकार ये जो मेष राशि है, ये इसका डिग्री है, हर राशि 12 राशियों का 30-30 डिग्री में विभाजन किया गया है। मेष राशि 30 डिग्री, वृष राशि 30 डिग्री, 30-30 में मिलाएंगे तो कितना होगा? 60 होगा। फिर 30 जोड़ेंगे तो 90 होगा। फिर कर्कट राशि का 30 डिग्री तो 120 होगा। सिंह राशि का 30 डिग्री तो 150 होगा। फिर 30 डिग्री जोड़ेंगे 150 में तो 180 होगा। तो 12 राशियों का, हर राशियों का जो है 30-30 डिग्री का होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ जो 27 नक्षत्र जो बताया गया है, ये 27 नक्षत्रों में जो है कौन से नक्षत्र में जन्म लेने से जो है किस किस के लिए घातक होता है, किन के लिए शुभ होता है। तो ये जो 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। ये 6 नक्षत्रों को अगर किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो उसके मानव जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस के लिए हानि होता है, तो इस विषय में बताया गया है। इस विषय को जानेंगे। तो सिद्धांत तिवारी जी आपका अनम्यूट है, शीघ्र म्यूट कर लें। कक्षा में आपके कारण दिक्कतें होगा, आप म्यूट कर लें। तो हमने जो 27 भाग जो जानने थे, तो उसको हम आइए समझते हैं, फिर राशियों के बारे में जानेंगे, वो नक्षत्र के बारे में। अब जो है 27 जो भाग है ब्रह्मांड का, सबसे पहले भाग ये देखिए, नक्षत्र किसे अनेक तारों के विशिष्ट आकृति वाले पुंज को नक्षत्र कहते हैं। वो हिलते भी नहीं है, डुलते भी नहीं है, एक ही जगह में विद्यमान रहते हैं। आकाश में जो असंख्य तारा मंडल विभिन्न रूपों और आकारों में दिखाई पड़ते हैं, वे ही नक्षत्र कहे गए हैं। ज्योतिष में ये नक्षत्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। आकाश मंडल में इन समस्त तार पुंजों को ज्योतिष शास्त्र ने 27 भागों में बांट दिया है और प्रत्येक भाग का अलग अलग नामकरण कर दिया है। ठीक है। अब देखिए, पहला नामकरण अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नौवां आश्लेषा, 10 नंबर मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 27 भागों में विभक्त किया गया। अब कोई कहते हैं 28 नक्षत्र भी होता है, जिसको हम जो है अभिजीत के नाम से भी जाना जाता है। अब कैसे? देखिए, कुछ ज्योतिर्विद 27 के बजाय 28 नक्षत्र मानते, किंतु नक्षत्र तो 27 ही है। 28वां नक्षत्र अभिजीत तो उत्तराषाढ़ा का जो अंतिम का 15 घटियों तथा श्रवण की प्रथम 4 घटियों को मिलाकर 15 घटी का माना गया है। लेकिन ये उत्तराषाढ़ा और श्रवण से ही लिया गया है, इस कारण से इसको हम नहीं मानते हैं, उसी में ही सम्मिलित है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए इसे अलग से नहीं माना जाता है। अब हमने जो ये 27 नक्षत्र माने हैं, ये 27 नक्षत्र जो है, इनके भी जो होते हैं, इनके अक्षर होते हैं, टोटल 108 अक्षर होते हैं। अब जो है ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको जो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये 27 भागों में बांटा गया है, लेकिन एक भाग को फिर उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 अक्षरों में। वो है आपका 4 अक्षर कौन कौन से? हम व्यक्तियों का नाम रखते हैं तो अश्विनी नक्षत्र का 4 भाग हैं। वो है चू,
चोला। जिस प्रकार एक राशि का 30 अंश होता है, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड 360 डिग्री का होता है। तो हमने अभी जाना था 9 नक्षत्रों के चरणों का एक राशि बनता है। तो एक नक्षत्र जो आपको दिखाई दे रहा है अश्विनी नक्षत्र, इसका जो मान होता है 13 अंश 20 कला का आपका मान होता है। ठीक है, राशि अंश कला विकला इत्यादि होता है, तो आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, आज डेमो क्लास है। तो एक नक्षत्र का जो चरण होता है, 4 चरणों का जो मान होता है 13 अंश 20 कला होता है। अब यहाँ आपको सब लोगों को स्पष्ट मान दिखाई देगा। ये देखिए अश्विनी नक्षत्र है, 13 अंश 20 कला 4 चरणों का मान है, और एक चरण का 13 अंश 20 कला 4 चरणों का मान होता है। तो एक चरण का मान होता है 3 अंश 20 कला। ठीक है, तो 9 चरण को 9 से इससे डिवाइड करेंगे तो आप कितना होगा, 27 होगा। और ये जो 20 अंश है, ये 20 अंश जो बचा है आपका, अब 9 से पूर्ण करें, 9 दूनी 18 होगा, अर्थात 180 होगा। तो 60 जो कला का एक अंश होता है, तो 60 से हम इंटू करेंगे तो 3 बार जाएगा, 6×3 = 18, तो ये 3 अंश हुआ, अर्थात 27 में हम 3 जोड़ेंगे तो 30 अंश हुआ। तो 9 चरण का एक जो है एक राशि होता है, अर्थात एक राशि में 30 अंश होते हैं, हमने जाना था। ठीक है, अब जो आपको मैं बताऊं, ये पहला चरण जो है चू चे चोला, दूसरा है आपका भरणी नक्षत्र का लीलू ले लो, कृतिका का अ, ये आपका 9 चरण मिला करके एक राशि का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से टोटल 27 इंटू 12 जो है 27 नक्षत्र जो है 4 से इंटू करेंगे तो टोटल 108 होगा। तो हम माला भी जो जपते हैं 108 होने के कारण इसलिए कि ब्रह्मांड में जितने भी लोगों का नामकरण होता है, ये 108 चरणों के माध्यम से ही नामकरण किया जाता है। ठीक है, अब ये जो 108 जो चरण बचे हैं, इसको 12 राशि से हम भाग करेंगे 9 करके, 9 राशि का एक चरण होगा, तो 12 9 गुण 108 होता है। ठीक है, ये 9 चरण का एक राशि या 9 से भाग दें हम या 12 से भाग दें। ठीक है, हमने माना 12 के जगह में हम 9 से भाग देंगे तो 9 12 108, क्योंकि 9 12 10 गुण 120 होता है, तो 12 10 गुण 120 होता है, तो 120 में हम 12 माइनस कर देंगे तो 108 हो जाएगा। अर्थात 108 चरण का जो होता है आपका, वो 9 चरण का एक राशि बनता है, चाहे हम 12 से भाग दें, चाहे 108 को हम 9 से भाग दें। हम 9 से भाग देंगे तो भी 12 बार जाएगा 108। ठीक है, तो ये 12 क्या है, 12 राशियां हैं। अब यहाँ जो है जो नक्षत्र बताया गया है, ये गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने से लिए किस किस के लिए हानि होता है, इस विषय में बताया गया है। हम गंडमूल नक्षत्र पहले समझते हैं, कौन कौन से नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। जिनमें किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो परिवार में किसी न किसी को पीड़ा होती है, तो वो नक्षत्र कौन से हैं हम समझते हैं। वो नक्षत्र है एक अश्विनी, पहला नक्षत्र जो है 1 नंबर का नक्षत्र, और 27 नंबर का नक्षत्र रेवती, ये गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। अब ये गंडमूल क्यों कहते हैं, इस विषय में फिर आपको विस्तार से कहूंगा। अगर किसी बालक या बालिका का अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण में के लिए कष्ट होता है, वो पिता को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानियां होगी, बिजनेस या मानसिक तनाव होगा, वो अर्थात अपने संतान के द्वारा पिता को कष्ट प्राप्त होगा, ऐसा जानना चाहिए। द्वितीय चरण में जन्म होता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है। तृतीय चरण जो होता है वो भी जो उच्च पद प्राप्ति कराता है। चतुर्थ चरण जो है राज सम्मान इत्यादि। अर्थात कहने का सारांश यह है, अश्विनी नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र कहा गया है,
लेकिन इसका प्रथम चरण ही अशुभ है और बाकी जो 3 चरण है वो शुभ जानना चाहिए। अब इसका जो है दूसरा याद करने का तरीका रेवती का अगर प्रथम चरण में जन्म लेता है तो वो पराक्रम में वृद्धि करता है। द्वितीय चरण में जन्म लेता है कोई बालक या बालिका तो राज्य सुख प्राप्त होता है। तृतीय चरण भी सुख को देने वाला होता है, लेकिन चतुर्थ चरण जो होता है वो स्वयं के लिए कष्ट प्रदान करता है। अर्थात अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण अशुभ है और रेवती नक्षत्र का चौथा चरण जो है वो अशुभ है। तो स्वयं के लिए कष्ट है रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण और अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण पिता के लिए कष्ट है। सभी को समझ में आ गया अश्विनी और रेवती? ठीक है जी सर। जी। तो ये याद करने का विषय है। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए सभी लोग। जी गुरु जी। ये अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। अब दूसरा नक्षत्र हम जानते हैं, हमने गंडमूल नक्षत्र टोटल 6 जाने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं आश्लेषा अश्विनी का नक्षत्र पहला और रेवती का अंतिम का। अश्विनी का पहला और ये देखिए, आप अभी बात मत करिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको यही दिखाई दे रहा है। देखिए ये पहला चरण का ये पंक्ति है, ये दूसरा चरण 2 लिख दिया है, दूसरा चरण का पंक्ति है, ये 3 लिख दिया है, तीसरा चरण का पंक्ति है, ये चौथा लिख दिया है, चौथा चरण का पंक्ति है। उस हिसाब से फल है। ठीक है, अब हमने जाना पहला और अंतिम का जाना, 1 नंबर नक्षत्र के बारे में जाना और 27 नंबर नक्षत्र का जन्म फल के बारे में जाना। अब हम जानेंगे ये 9 नंबर का आश्लेषा नक्षत्र है और ज्येष्ठा जो नक्षत्र है ये 18 नंबर का नक्षत्र है। मघा जो नक्षत्र है वो 10 नंबर का है। मूल जो नक्षत्र है वो 19 नंबर का नक्षत्र है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा। अब यह आश्लेषा नक्षत्र और मूल नक्षत्र का याद करने का ट्रिक मैं बताता हूं, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, मूल नक्षत्र का पहला चरण में किसी बालक या बालिका का जन्म होता है, वो पिता के लिए हानि करता है, अर्थात पिता का नाश, या पिता का अगर प्रबल होगा, पिता की का जो है आयु स्थान कमजोर होता है तो पिता की मृत्यु भी हो सकती है, या पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, अर्थात पिता रोगी हो सकते हैं, पिता को मानसिक तनाव हो सकता है, या येन केन प्रकारेण पिता को कष्ट होगा। आपको जानना चाहिए मूल नक्षत्र का प्रथम चरण में। अब दूसरा चरण में किसी बालक या बालिका का जन्म होता है मूल नक्षत्र का, तो माता के लिए कष्ट बताया गया है। अगर माता का आयु स्थान कमजोर हो कुंडली में तो जन्म होते ही माता की भी मृत्यु हो सकती है, या माता रोगों से ग्रसित होकर के मृत्यु तुल्य कष्ट भोग सकती है, या मानसिक तनाव होगा, अर्थात ये न केन प्रकारेण उनको कष्ट होगा, ऐसा जानना चाहिए। और तृतीय चरण जो है मूल नक्षत्र का जन्म होगा तो आपका धन का नाश कराएगा, अर्थात वो बीमार होने के कारण धन की जो है इलाज में खर्चा हो सकता है, या आप जो कह सकते हैं वो धन को ये न के न प्रकार धन को नाश कराने वाला होगा। वो उद्यंड अर्थात आप दुष्ट प्रकृति के होगा, दूसरों को कष्ट देने के कारण जो है आपका फाइन वाइन इत्यादि कोर्ट कचहरी झाई झमेले के माध्यम से भी आपका धन का नाश हो सकता है, इत्यादि प्रकार से आपको समझना चाहिए। और चतुर्थ चरण में जन्म लेता है तो लक्ष्मी के पुत्र समान अर्थात धनवान होगा, शुभ जानना चाहिए। तो मूल नक्षत्र का जो है 4 चरण है, ये यो भा और भी, ये 4 चरण है। पहला चरण पिता के लिए कष्ट, द्वितीय चरण जो है माता के लिए कष्ट, तृतीय चरण स्वयं के लिए कष्ट, धन की हानि कराएगा, और चतुर्थ चरण जो है वो शुभ जानना चाहिए। अब इसका जो है मूल नक्षत्र आपने जाना, ये 19 नंबर का नक्षत्र है। इसका विपरीत जो है आश्लेषा नक्षत्र होगा, अर्थात 9 नंबर का नक्षत्र। अब इसका विपरीत कैसे? ये प्रथम चरण में जो है माता के लिए कष्टकारी, पिता के लिए हानि बता रहा है। इसका उल्टा क्या होगा? आश्लेषा नक्षत्र का चतुर्थ चरण पिता के लिए हानि कराएगा। इसका जो पहला होगा ये इसका चतुर्थ होगा मूल नक्षत्र का,
और आश्लेषा का अंतिम का होगा। और मूल नक्षत्र का द्वितीय चरण में माता के लिए हानि बताया गया है। अब ये उल्टे क्रम से चतुर्थ चरण के बाद जो तृतीय चरण आ रहा है वो पिता माता के लिए हानि बता रहा है। चतुर्थ चरण पिता के लिए हानि और तृतीय चरण जो है माता के लिए हानि। अब जो है इसका तृतीय चरण धन का नाश कराएगा। अब इसके उल्टे क्रम से जो है द्वितीय चरण जो है तीसरा पड़ रहा है तो ये धन का नाश कराएगा। और चतुर्थ चरण में शुभ जानना चाहिए तो ये उल्टे क्रम से जो है पहला चरण जो है चतुर्थ चरण पड़ रहा है उल्टे क्रम से, तो इस कारण से चतुर्थ चरण आश्लेषा नक्षत्र का शुभ जानना चाहिए और मूल नक्षत्र का चतुर्थ चरण अशुभ जानना चाहिए और आश्लेषा का प्रथम चरण शुभ जानना चाहिए। तो ये सभी को समझ में आ गया? बताइए, 2-3 लोग म्यूट अनम्यूट करके बताइए, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। जी गुरुदेव, बहुत अच्छा जी, आ समझ गया। गए। गुरु जी बहुत अच्छा लगा। जी गुरु जी। जी जी बहुत बढ़िया। जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो आप लोग फिर म्यूट कर लीजिए। फिर ये याद करने का तरीका भी मैं साथ साथ में बता दे रहा हूं आप लोगों को। ये आपने 9 नंबर का आश्लेषा नक्षत्र पकड़ा और आपका 19 नंबर का मूल नक्षत्र जो पकड़ा। मूल नक्षत्र जो क्रम से फल है पिता माता और स्वयं अर्थात धन का नाश कराएगा। अब ये उल्टे क्रम से चौथा फिर आपका तीसरा जो है दूसरा और पहला शुभ, ये उल्टे क्रम से आपको याद हो जाएगा। अब बच्चा आपका 10 नंबर का मघा नक्षत्र और आपका 18 नंबर का ज्येष्ठा नक्षत्र। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है, याद करने का ट्रिक है म से मघा और म से मूल। ठीक है, अब जो है मूल नक्षत्र का प्रथम चरण जो है पिता के लिए हानि बताया गया था और दूसरा चरण में माता के लिए हानि बताया गया था। अब ये जो मघा नक्षत्र मूल म से ये है और ये भी म से है, तो इसमें उल्टा क्या होगा, पहला चरण मातृ कष्ट होगा और दूसरे चरण में पितृ कष्ट होगा। अब इसमें मूल में पहले क्या है कि पिता बता रहा है और दूसरे में जो है माता बता रहा है, तो मघा में पहले माता होगी और फिर उसके बाद पिता होगी। तो मघा भी सबको याद हो जाएगा। तो आप लोगों को मघा नक्षत्र भी याद हो गया। अब जो है तृतीय चरण सुख को देने वाला होगा और चतुर्थ चरण में जो है शुभ जानना चाहिए। अब हमने मघा नक्षत्र के बारे में, ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठा का तात्पर्य होता है ज्येष्ठ अर्थात बड़ा, अर्थात इसका फल को भी याद करने का सरल ट्रिक क्या है, ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी बालक या बालिका का जन्म होता है प्रथम चरण में, तो अपने बड़े भैया या बड़ी बहन के लिए जो है वो कष्ट देता है अर्थात उनकी हानि कराता है। ठीक है, कन्या की होगी तो शादी के बाद अपने ज्येष्ठ को जो है मतलब कष्ट देने वाली होगी अर्थात उनके ग्रहों के द्वारा कष्ट प्राप्त होगा उनको। द्वितीय चरण में जन्म होता है तो अपने छोटे भाई या छोटी बहन या लड़की होगी तो उसके ननद को जो है क्या ननद नहीं जो है क्या कहेंगे उनको, अपने जो है स्वामी के जो छोटे भाई को क्या कहते हैं, देवर जी को, देवर को कष्ट होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण में अगर किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो माता के लिए कष्ट बताया गया है। ठीक है, अब जो है लड़की होगी तो अपने ससुर को मतलब जो है सासू को भी पीड़ा पहुंचाएगी, अपनी माँ को भी पीड़ा पहुंचाएगी, क्योंकि वो दोनों घर में उसकी जो है माता समान होती है तो दोनों को ही कष्ट पहुंचाती है। और ये चतुर्थ चरण में अगर जन्म लेता है कोई बालक बालिका ज्येष्ठा नक्षत्र में तो स्वयं के लिए जो है कष्ट होता है अर्थात धन की हानि कराएगा, बीमार होगा या ज्यादा गुस्से प्रकृति के होने के कारण जो है नुकसान कर बैठना इत्यादि जानना चाहिए। तो अर्थात ये गंडमूल नक्षत्र 6 बताए गए हैं। तो सभी को समझ में आ गया गंडमूल नक्षत्र के फल के बारे में।
जी गुरुजी। जी गुरुजी। आप लोगों का जी परीक्षा होगा जी तो जी आपको पूछा जाएगा गंडमूल नक्षत्र कितने हैं। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, आप लोग कहेंगे, आप लोगों को पूछा जाएगा नक्षत्र कितने हैं तो 27 बताएंगे। अब 27 नक्षत्र में और एक को अभिजीत को मिला करके 28 नक्षत्र भी जाना जाता है। ठीक है, अभी मैंने पहले आप लोगों को बताया गया। अब ये 27 नक्षत्रों में 6 गंडमूल नक्षत्र बताए गए, ये अभी आपने इसका फल कथन जाना। ये 10 मिनट बाद दोबारा कट जाता है तो दोबारा सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और सुझाव आप सभी लोगों से लेंगे, फिर इसका नियमित कक्षा प्रारंभ करेंगे, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। अब श्लोक याद करना चाहते हैं तो श्लोक भी है, यहाँ लिख दिया है कि आद्य पिता नाशमुपैति मूलम, पादे द्वितीये जननी तृतीये, धनम चतुर्थोस्य शुभोथ शांत्या, सर्वत्र सत्या दहिभे विलोमम। आद्य पिता नाशमुपैति मूलम, मूल नक्षत्र के पहला चरण में जन्म होता है तो पिता के लिए हानि बताया गया। द्वितीय जननी, द्वितीय चरण में हो तो माता के लिए। तृतीय धनम, तृतीय चरण में हो तो धन का नाश होता है। और चतुर्थोस्य शुभोथ शांत्या, चतुर्थ चरण हो तो शुभ बताया गया। और कह रहे हैं अंत्या सर्वत्र सत्य दहिवे विलोमम, अर्थात जो आश्लेषा नक्षत्र है इसका विपरीत बता रहे हैं। आश्लेषा में इससे विपरीत, अर्थात आश्लेषा के प्रथम चरण में शुभ, दूसरे चरण में धन का हानि, तीसरे चरण में माता का नाश, चौथे चरण में पिता का नाश समझना चाहिए। अब इसका गंडमूल शांति किया जाता है। जो गंडमूल नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का 28,000 जप कराया जाता है। फिर 27 पेड़ जो होते हैं उनके पत्ते, 27 जगह के माटी, 27 जगह के कंकड़, 27 जगह के जो है जल को संग्रह करके कलश में रखा जाता है। फिर वो जो नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का 28,000 बार जप होता है। फिर दशांश हवन मार्जन इत्यादि होता है। फिर सहस्त्र धारा से उनका अभिषेक कर दिया जाता है। इस प्रकार से मूल का शांति होता है और दान वगैरह भी करते हैं। तो अब हम जानेंगे गंडमूल नक्षत्र में जाने तो यहाँ गंडमूल नक्षत्र में कन्या होती है तो किन किन के लिए हानि होता है इन विषयों में भी बताया गया है। मूलजा च गुणान हंति, व्यालजा कुलटांगना, विशाखजा देवरग्नि, ज्येष्ठजा ज्येष्ठ नाशिका, अर्थात मूल नक्षत्र में उत्पन्न कन्या गुणों को नष्ट करने वाली होती है। अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या व्यभिचारिणी होती है। विशाखा में देवर का नाश और ज्येष्ठा में अपने ज्येष्ठ पति के बड़े भाई का नाश करने वाली होती है, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया गया है। लेकिन इनका शांति करने से दोष में कमी आती है, इसलिए दोष को शांति करना चाहिए। ठीक है। अब जो है गंडमूल नक्षत्र इनको ही क्यों कहा गया, अन्य नक्षत्र को क्यों नहीं कहा गया, इन विषयों में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने अभी जाना 6 गंडमूल नक्षत्रों के बारे में। और इसी प्रकार जो है 5 पंचक नक्षत्र होते हैं, जिनको अंतिम के जो नक्षत्र होते हैं 5, जो है धनिष्ठा से लेकर के